नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट पात्रता और रीट की मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 20 लेकर आया हूं, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न और शिक्षण विधियों के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, संपूर्ण 30 प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। साथ ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए बेहद ही उपयोगी और एमपी टेट वगैरह जो अदर स्टेट के एग्जाम हैं उनके लिए भी बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं। पूरे 30 प्रश्नों को देख करके जाइएगा और फिर नीचे हमें कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइएगा साथियों कि आपको वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, खंडान्वय प्रणाली में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्या द्वारा, तुलना द्वारा और समीक्षा द्वारा। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर आपको बताना है। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है, खंडान्वय प्रणाली। खंडान्वय प्रणाली जो कि पद्य शिक्षण में प्रयोग लाई जाती है और इसमें जो भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है वो है प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न है आपके, छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि छात्र अपने आप को कमजोर न समझे, छात्र अपनी निजी कठिनाइयां बता सके, छात्र अपना गृह कार्य आसानी से कर सके और छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रियाएं सरल व सहज हो। तो बताओ प्रश्न नंबर 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। जो छात्रों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर हम प्रदान करते हैं तो उसका आखिर कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, दिए गए विकल्पों में से। दूसरे प्रश्न का जो सही और सटीक उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया इससे सरल और सहज हो सकेगी, आसानी से वो चीज़ों को सीख सकेंगे। चौथा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। तीसरा प्रश्न है, सारंग का अनेकार्थक शब्द कौन सा है, बादल, सांप, मोर और नेवला। तो देखो, सारंग का अनेकार्थक शब्द आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 3 में और इसका जो अनेकार्थक शब्द निकलता है वो है साथियों नेवला। चौथा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 3 में सही है। सारंग का अर्थ यहाँ नेवले से लिया जाएगा दिए गए विकल्पों में से। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। तो चौथा प्रश्न है, क्रमधारय समास किसमें नहीं है, शुभागमन, गुरु दक्षिणा, नीलोत्पल और चंद्रमुख। साथियों, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख चंद्रमुख कहलाता है और इसमें क्रमधारय समास का ही प्रयोग हुआ है। नीलो उत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब कमल से लिया जाता है। तो यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, नीला है। साथियों, इसका अर्थ इसमें भी क्रमधारय समास है। शुभागमन, शुभ है जिसका आगमन, शुभ है जिसका आगमन वो कहलाता है साथियों शुभागमन। तो यहाँ पर इसमें भी क्रमधारय समास ही है। लेकिन गुरु दक्षिणा जो शब्द है इसमें गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए शब्द आ रहा है यहाँ पर और के लिए शब्द कहाँ पर आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अर्थात प्रश्न नंबर 4 में दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो आपके 5वां प्रश्न देखेंगे, ये देखिएगा, सच्चिदानंद शब्द में संधि है स्वर और स्वर संधि, व्यंजन और व्यंजन संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि और स्वर और व्यंजन संधि। तो देखो, सच्चिदानंद शब्द में क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, इसके टुकड़े करके हम देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। साथियों, सच्चिदानंद शब्द का निर्माण सत प्लस चित, सत प्लस चित से शब्द बनता है सच्चित। क्या बनता है, सच्चित। और सच्चित प्लस आनंद से शब्द बनता है सच्चिदानंद, सच्चित प्लस आनंद से शब्द क्या बनता है, सच्चिदानंद। तो दोनों जगह पर यहाँ पर सत प्लस चित में भी व्यंजन है और सच्चित प्लस आनंद में भी व्यंजन है। अर्थात इसमें कौन सी संधि हो रही है, व्यंजन व्यंजन संधि इसमें हो रही है। दूसरा विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो आपके 6ठा प्रश्न देखेंगे, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है काना होना, समान भाव से देखना,
अधूरा उपकार करना और कपट भरा व्यवहार करना। तो ये जो एक आंख से देखना मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 6 में आपको सही उत्तर बताना है। बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है? तो देखो, एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ होता है साथियों समान भाव से देखना सभी को, मतलब बिना किसी भेदभाव के। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो सातवां प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? तपस्विनी और वांग्मय, द्वंद्व द्वंद्व और अतिथि, प्रज्वलित और क्रांति, दवाइयाँ और स्वतंत्र। साथियों दवाइयाँ तो यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन स्वतंत्र अशुद्ध लिखा हुआ है। अतिथि शुद्ध लिखा हुआ है, लेकिन द्वंद्व गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर वांग में भी गलत लिखा हुआ है साथियों, इंगा आता है वांग में, तो ये भी गलत हो गया। अर्थात जो प्रज्वलित शब्द है ये भी शुद्ध है और जो क्रांति शब्द है ये भी शुद्ध है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रज्वलित और क्रांति वाला, इसके दोनों ही शब्द शुद्ध है। तो तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न, निम्न में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही है? संग का असंग, आकाश का धरती, अवनत का नत और स्तुति की निंदा। साथियों यहाँ पर आपको शुद्ध विलोम युग्म बताना है कि कौन से विकल्प में शुद्ध विलोम युग्म दे रखा है। संग का असंग नहीं होता है, संग का कुसंग होता है। आकाश का धरती नहीं होता है, आकाश का पाताल होता है। क्या होता है? पाताल। अवनत का उन्नत होता है, न कि नत, ये गलत हो गया। लेकिन स्तुति का निंदा ही होता है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 8 में, यह आपके बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रहार, विहार, कहार और संहार। साथियों उपसर्ग का प्रयोग जिस विकल्प में नहीं हुआ है उस विकल्प का आपको प्रश्न संख्या 9 में चयन करना है। देखो एक एक विकल्प को देखते हैं। प्रहार शब्द का निर्माण प्र प्लस हार से मिलकर हुआ है। इसमें हार मूल शब्द है और प्र उपसर्ग लगा हुआ है, तो यह आपका आंसर नहीं होगा। फिर विहार शब्द को देखें तो विहार शब्द का निर्माण वी प्लस हार से हुआ है। इसमें भी हार मूल शब्द है और वी उपसर्ग है। आपको क्या देखना है? उपसर्ग का प्रयोग जिसमें नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सहार शब्द को देखें तो सम प्लस हार से सहार शब्द बना है। इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन कहार शब्द में साथियों क प्लस हार मूल शब्द यहाँ पर कहार ही है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। क जैसा कोई उपसर्ग नहीं होता है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो आपके 10वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस शब्द में संधि व समास दोनों है? यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा और पंकज। देखो पंकज में यहाँ पर कोई संधि नहीं हो रही है, तो यह आपका उत्तर नहीं होगा, इसको हटा दो। स्व प्लस धर्म स्वधर्म बन रहा है, इसमें भी कोई संधि नहीं हो रही है। यज्ञ प्लस शाला से यज्ञशाला बन रहा है, इसमें भी कोई संधि नहीं हो रही है। आपको क्या देखना है? संधि भी होना चाहिए, समास भी होना चाहिए। लेकिन जो जलोष्मा, जल प्लस उष्मा से शब्द बना है जलोष्मा, और इसमें संधि भी है और समास भी है। तो तीसरा विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 पर। तो आपके 11वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? निम्न में से एक वचन बहुवचन की दृष्टि से सही नहीं है। चूहिया का चूहिया, जाति का जातियाँ, दुनिया का दुनिया, परीक्षा का परीक्षाएं। साथियों चूहिया जो शब्द है एक स्त्रीलिंग शब्द है, और इसमें ये ऊपर चंद्र बिंदु जब हम लगा देते हैं स्त्रीलिंग शब्द के ऊपर, तो किस में बदल जाता है? बहुवचन में बदल जाता है। इया प्रत्यय युक्त होना चाहिए। जाति का जातियाँ इया प्रत्यय युक्त है, स्त्रीलिंग है, इसमें भी ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो ये भी किस में बदल जाएगा? बहुवचन में बदल जाएगा। परीक्षा का परीक्षाएं बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन दुनिया का दुनिया नहीं होगा। क्यों? स्त्रीलिंग शब्द भी है, यहाँ भी लगा हुआ है, किंतु साथियों यहाँ पर दुनिया का कोई बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि दुनिया एक ही है। अतः आपके विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न नंबर 11 में, इसमें एक वचन बहुवचन की दृष्टि से सही नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर होगा प्रश्न 11 में तीसरा विकल्प। साथियों प्रश्न संख्या 12 है, दावानल शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, यण संधि है,
अयादी संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो हटा देना है। अब आपके पास 3 विकल्प बच रहे, दीर्घ, यण, अयादी। तो साथियों इन तीनों में से कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? अगर हम बात करें दावानल की, तो दावानल शब्द का निर्माण दाव प्लस अनल से हुआ है। दाव प्लस अनल बराबर शब्द क्या बनेगा? दावानल। तो इसमें अ प्लस ए का योग हो रहा है और आ बन रहा है, अर्थात दीर्घ संधि का ये उदाहरण है साथियों। विकल्प एक आपका सही है। दावानल का जो अर्थ निकलता है, जंगल में लगने वाली आग को ही दावानल कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 12 में सिर्फ पहला ही विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, पदबंध का चयन कीजिए। इसमें कौन से पदबंध का प्रयोग हुआ है? संज्ञा पदबंध का प्रयोग हुआ है, विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है, क्रिया पदबंध का प्रयोग हुआ है या क्रिया विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है? तो देखो, राजस्थान के लोग, कहाँ तक लाइन है? राजस्थान के लोग, यहाँ पर अंतिम शब्द है लोग, और लोग शब्द क्या है साथियों? एक संज्ञा शब्द है, अर्थात इस विकल्प में कौन सा पदबंध लगा हुआ है? इस प्रश्न में संज्ञा पदबंध लगा हुआ है। विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 14वां प्रश्न, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, तुम मान जाओ अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब व कहाँ हुआ। ये आपके सामने 4 वाक्य है, इनमें से बताइएगा कौन सा वाक्य यहाँ पर सरल वाक्य है साथियों। तो देखो यहाँ पर एक एक विकल्प को देखते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब व कहाँ हुआ, तो ये की शब्द से वाक्य जुड़ रहा है और मैंने आपको बता रखा है, तो ये कौन सा किस में चला जाएगा? मिश्र वाक्य में चला जाएगा। परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, और शब्द से वाक्य जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये किस में चला जाएगा? संयुक्त में चला जाएगा। तुम मान जाओ अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, ये भी अलग अलग वाक्य है यहाँ पर, तो ये भी आपके सरल वाक्य नहीं है। सरल वाक्य है साथियों, पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 15 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को एक व्यक्ति के पास शेयर जरूर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि नए वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको बेल आइकन ऑन करने पर ही मिलेगा। प्रश्न नंबर 15, संयुक्त वाक्य कहलाता है, समुच्चय द्वारा जुड़े होने पर उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित वाक्य रहेंगे तब उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होने पर उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे, या एक क्रिया होने पर। तो देखो, एक क्रिया होने पर संयुक्त वाक्य नहीं कहा जाता है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है तो उसको संयुक्त वाक्य नहीं, बल्कि उसको क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे उसको साथियों? सरल वाक्य कहेंगे। एक प्रधान वाक्य और एक अन्य आश्रित वाक्य रहेगा तो उसको हम मिश्र वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। लेकिन समुच्चय द्वारा जुड़े होने पर जो वाक्य होता है उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। सुनील घर गया होगा, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल है इसमें, संदिग्ध भूतकाल है इसमें, संभाव्य भूतकाल है इसमें, या हेतु हेतुमत भूतकाल है इसमें। देखो, गया होगा मतलब क्या है साथियों? यहाँ पर हमें ये क्लियर पता नहीं है कि गया या नहीं गया, तो हेतु हेतुमत भूतकाल तो नहीं होगा, ना ही सामान्य भूतकाल होगा साथियों। यहाँ पर हमें संदेह है, अर्थात ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। दूसरा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 17 की ओर। तो 17वां प्रश्न देखते हैं। भाववाचक संज्ञा नहीं है, नारित्व, देवत्व, प्यारा और हरियाली। तो यहाँ पर देखिएगा, हरियाली शब्द एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, देवत्व शब्द एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, नारित्व शब्द एक भाववाचक संज्ञा का शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो प्यारा शब्द है ये भाववाचक संज्ञा का नहीं है साथियों, बल्कि प्यारा शब्द का निर्माण प्यार से हुआ है। प्यार यहाँ पर भाववाचक है लेकिन प्यारा भाववाचक नहीं है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में
सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 18 पर। तो 18वां प्रश्न, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। महात्मा गांधी सदैव सत्य बोलते थे। वह बाजार जाता है। रमेश ने गीत गाया है। वर्षा खेल रही थी। तो देखो सामान्य वर्तमान काल की बात आ रही है यहाँ पर। चौथा विकल्प क्या कह रहा है, वर्षा खेल रही थी। खेल रही थी मतलब पहले की बात है, भूतकाल की। लेकिन खेल रही थी मतलब उसकी क्रिया अभी हमको पूर्णता का पता नहीं चल पा रहा है। तो भूतकाल में भी कौन सा है फिर ये चौथा विकल्प, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। और अपने को क्या देखना है, सामान्य वर्तमान। रमेश ने गीत गाया है, गा लिया उसने गीत, मतलब फिर वो किस में चला गया, भूतकाल में चला गया, क्योंकि क्रिया पूर्ण हो चुकी है और अभी अभी गाया है इस बात का पता चल रहा है। तो फिर ये भूतकाल में भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। वह बाजार जाता है, जाता है मतलब वर्तमान की बात है साथियों, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में भी किसी विशेष परिस्थिति की बात नहीं की जा रही है। तो फिर यहाँ ये एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा विकल्प 18वें प्रश्न में सही है। पहला विकल्प कह रहा है महात्मा गांधी सदैव सत्य बोलते थे। बोलते थे मतलब पहले की बात है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत ये आ जाएगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो 19वां प्रश्न, शिक्षण की चक्रीय योजना किससे संबंधित है। B.S. ब्लूम से संबंधित है, मॉरिसन से संबंधित है, किलपेट्रिक से संबंधित है और हर्बर्ट से संबंधित है। तो देखो शिक्षण की जो चक्रीय योजना है किलपेट्रिक से नहीं है संबंधित, B.S. ब्लूम से भी नहीं है संबंधित, हर्बर्ट से भी नहीं है संबंधित, बल्कि जो H.C. मॉरिसन है, हेनरी क्लेव मॉरिसन है, इनसे चक्रीय योजना संबंधित है। तो दूसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। तो 20वां प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण का प्रमुख उपयोग होता है, किसमें होता है साथियों, अधिगम की जांच में होता है, शैक्षणिक मार्गदर्शन में होता है, उपचारात्मक शिक्षण में होता है और छात्र वर्गीकरण में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस टेस्ट का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद रख लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा साथियों इस प्रश्न का आंसर। उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है कि छात्र ने कक्षा विशेष में कितना ज्ञान अर्जित किया है, ये देखा जाता है उपलब्धि परीक्षण में। तो साथियों निदानात्मक परीक्षण का तो उपचारात्मक शिक्षण में उपयोग होता है और उपलब्धि परीक्षण का जो उपयोग है ये अधिगम की जांच के लिए किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 20 में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है, पढ़ाते समय चित्र को दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अध्यापक को आराम मिलता है इससे, पाठ को समझने में ये सहायक है, मनोरंजन होता है बच्चों का और इनमें से सभी। तो भैया ऐसी स्थिति में हमें उपयुक्त सभी नहीं करना है, क्योंकि मनोरंजन करने के लिए बच्चों को चित्र नहीं दिखाते हैं, तो ये गलत हो गया, तो उपयुक्त सभी भी गलत हो गया। अब पहला या दूसरा विकल्प कौन सा बेस्ट आपको आंसर प्रश्न नंबर 21 में लग रहा है साथियों, देखिएगा इसका जो सही और सटीक उत्तर है 21वें प्रश्न का वो रहेगा, यह हमें पाठ को समझने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि हम चित्रों के माध्यम से यदि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर बच्चे और ज़्यादा सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ज़्यादा समय तक वो चीज़ याद रहेगी। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 21 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग, ये किसके सोपान हैं? ये ब्लूम उपागम के सोपान हैं, ये हर्बर्ट उपागम के सोपान हैं, ये मॉरिसन उपागम के सोपान हैं, या ये जॉन ड्यूवी उपागम के सोपान हैं? तो साथियों देखो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यकरण या प्रयोग, तो ये चीज़ें जो आती है साथियों ये कौन से योजना में आती है? हर्बर्ट उपागम के अंतर्गत आती है। इनको कहा जाता है हर्बर्ट की पंचपदी। क्या कहा जाता है? हर्बर्ट की पंचपदी इनको कहा जाता है। मतलब हर्बर्ट ने जो दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु जो योजना दी थी साथियों, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना
और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग, ये पद हर्बर्ट की पंचपदी के हैं। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। 23वां प्रश्न तो गया पे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे टेस्टों में मैंने 31 प्रश्न भी करवाए हैं, तो यहाँ आपके 29 रह गए, इसके लिए माफी चाहता हूँ साथियों। 24वां प्रश्न, छात्र शिक्षण के किस चक्र में आता है? आश्रित चक्र में आता है, मध्यस्थ चर में आता है, स्वतंत्र चर में आता है और इनमें से सभी। तो देखो छात्र की बात की जा रही है। शिक्षण के 3 चक्र होते हैं साथियों, एक चक्र नहीं सॉरी चर है यहाँ पर। शिक्षण के 3 चर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आश्रित चर, एक होता है मध्यस्थ चर और एक होता है स्वतंत्र चर। जो स्वतंत्र चर है शिक्षण का, वो होता है अध्यापक। कौन होता है स्वतंत्र चर? अध्यापक होता है। जो मध्यस्थ चर है शिक्षण का, वो होता है पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। और जो आश्रित चर है वो होता है छात्र। तो छात्र के बारे में पूछा गया है, अर्थात प्रश्न संख्या 24 में छात्र शिक्षण के आश्रित चर में आता है। चक्र नहीं है, ये चर है। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। विकल्प 1 आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। तो 25वां प्रश्न, फिल्म स्ट्रिप सहायक सामग्री है, प्रक्षेपित सहायक सामग्री है, अप्रक्षेपित सहायक सामग्री है, क्रियात्मक सहायक सामग्री है या दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री है? तो देखो फिल्म स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो ये दृश्य श्रव्य नहीं है, बल्कि ये सिर्फ दृश्य सामग्री है। तो ये आपका उत्तर गलत हो गया। क्रियात्मक नहीं है साथियों, इसको तो देखा जाता है, लेकिन प्रक्षेपित या अप्रक्षेपित 2 ही विकल्प हमारे पास बच रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, फिल्म स्ट्रिप प्रक्षेपित सहायक सामग्री है। विकल्प 1 आपके 25वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम प्रश्न नंबर 26 पर। तो 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा गुणात्मक परीक्षण नहीं है? निरीक्षण, जांच सूची, रेटिंग स्केल और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखो गुणात्मक परीक्षण अलग होते हैं और मात्रात्मक परीक्षण अलग होते हैं। गुणात्मक अलग होते हैं और मात्रात्मक अलग होते हैं। तो यहाँ देखो निरीक्षण एक गुणात्मक परीक्षण है, जांच सूची गुणात्मक परीक्षण है, रेटिंग स्केल गुणात्मक परीक्षण है, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये गुणात्मक परीक्षण में नहीं आते हैं, बल्कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न मात्रात्मक परीक्षण में आते हैं। किस में आते हैं? मात्रात्मक में। तो मतलब यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यही आपका सही उत्तर होगा, ये गुणात्मक परीक्षण नहीं है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26वें में चौथा विकल्प सही है। साथियों प्रश्न नंबर 27 है, मैडम मारिया मोंटेसरी की बजाय फ्रोबेल ने भाषाई कौशलों का क्रम क्या बताया है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दूसरा विकल्प है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तीसरा विकल्प है सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना। और चौथा विकल्प है लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो देखो प्रश्न को समझ कर के उत्तर दीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर गलत कर दोगे आप, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है मैडम मारिया मोंटेसरी की बजाय फ्रोबेल ने भाषाई कौशलों का क्रम क्या बताया है। तो फिर आपको फ्रोबेल के अनुसार बताना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है। साथियों फ्रोबेल ने भाषाई कौशलों का क्रम LSRW के रूप में बताया है। सुनना, L मतलब लिसनिंग सुनना, S मतलब स्पीकिंग बोलना, R मतलब रीडिंग पढ़ना और W मतलब राइटिंग लिखना। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है। लेकिन अगर प्रश्न में ये यूं पूछ लेता कि मैडम मारिया मोंटेसरी ने कौन सा क्रम बताया है भाषाई कौशलों का, तो मैडम मारिया मोंटेसरी ने क्या किया, सुनना बोलना तो सेम टू सेम बता दिया, लेकिन इन्होंने लिखना पहले बता दिया। मैडम मारिया मोंटेसरी ने कि बालक सबसे पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर लिखता है, फिर पढ़ता है। तो फिर अगर मैडम मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछता तो फिर हम दूसरे विकल्पों को सही करते, लेकिन यहाँ किसके अनुसार पूछ रहे हैं? फ्रोबेल के अनुसार। तो फ्रोबेल के अनुसार यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 1 ही सही रहेगा साथियों। 27वें प्रश्न में आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। तो देखो 28वां प्रश्न है आपके, कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी दृश्य सामग्री कौन सी है? श्यामपट्ट, चार्ट्स, प्रतिरूप और चित्र। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? अच्छी तरह से देख लीजिए प्रश्न को और उसके बाद ही अपने सही उत्तर जो है उसका चयन कीजिएगा। तो 28वां प्रश्न में कक्षा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी जो दृश्य सामग्री है वो है साथियों श्यामपट्ट, क्योंकि श्यामपट्ट का ही सबसे अधिक उपयोग अध्यापक के द्वारा
अपने शिक्षण में किया जाता है। आपने भी इस चीज़ को देखा होगा। अब हम जब पढ़ते थे तो हमें अध्यापक किसकी सहायता से सबसे अधिक पढ़ाते थे? श्यामपट्ट की सहायता से सबसे अधिक पढ़ाते थे साथियों। अर्थात आपके 28वें प्रश्न में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। श्यामपट्ट को शिक्षण की परंपरागत सहायक सामग्री में सम्मिलित किया जाता है। परंपरागत सहायक सामग्री में दो चीजें आती है, एक तो श्यामपट्ट और एक पाठ्य पुस्तक। तो इसको अध्यापक का अभिन्न मित्र भी कहते हैं। विकल्प एक आपके 28वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है आपके। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री को, बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को और सामाजिक अंतः क्रिया को। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। आप किसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे साथियों भाषा सीखने सिखाने में? देखो चारों ही विकल्प अच्छे हैं, लेकिन हमें सबसे बेहतरीन विकल्प का चयन करना होगा साथियों। सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जो विकल्प है वो है सामाजिक अंतः क्रिया, क्योंकि बालक समाज में रहता है, समाज में ही अंतः क्रिया करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, एक दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण करता है और एक दूसरे लोगों को देखकर वो सीखता है। अतः सामाजिक अंतः क्रिया यहाँ पर भाषा सीखने सिखाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। लेकिन 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा साथियों ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई त्रुटि अगर आपको नज़र आती है तो उसके लिए भी आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसका जवाब आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। अधिक विश्वसनीय परीक्षण होते हैं, इस परीक्षण को मैंने पहले भी पूछ लिया गया था पिछले टेस्टों में। शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण और प्रमाणीकृत परीक्षण। साथियों आत्मनिष्ठ तो यहाँ पर बहुत कम विश्वसनीय होते हैं, मौखिक भी बहुत कम विश्वसनीय होते हैं। शिक्षक निर्मित या प्रमाणीकृत, तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रमाणीकृत परीक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण माने जाते हैं। मतलब वह परीक्षण जो प्रमाणित हो कोई बोर्ड संस्था द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 30 में। ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इसी प्रकार से आप अपना प्यार हमारे प्रति बनाए रखिएगा साथियों। हम आपके लिए और बेहतर से भी बेहतर कंटेंट लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।